जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए तो आज एक नोटिस निकल करके आया हुआ है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी के द्वारा एक नोटिस नया जारी किया गया है। ये नगर पालिका परीक्षा के लिए आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल नोटिस आज पब्लिश हो गया है। तो आइए हम एक एक करके सभी चीज़ों को समझते हैं। बाकी की सारी चीज़ें तो आपने पहले से सीखा समझा ही है। केवल जो कन्फ्यूजन था इसमें वो था लैंग्वेज पेपर का सिलेबस को लेकर के, है ना। तो वो सिलेबस को लेकर के मेनली जो है वो इसमें ज़्यादा तरह के अड़चने जो वो आ रही थी कि क्या इसके सिलेबस में कोई परिवर्तन हुआ है क्षेत्रीय भाषाओं में। यानी जो लैंग्वेज पेपर था, पेपर 2 का जो परीक्षा होना था, तो पेपर 2 में देखना था कि पेपर 2 में जो है वो किसी तरह से कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसी को लेकर के है। बाकी सारी चीज़ें हूबहू उसी तरह से है जो सारी चीज़ें पहले से था। बहुत ज़्यादा इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना। तो चलिए आगे हम लोग ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में अपलोड कर देंगे। वो सारा पीडीएफ आप जो वो देख लीजिएगा वहाँ पे एक एक करके सारी चीज़ें, अगर आपने नहीं देखा है तो। सीटों की संख्या लगभग देखा जाए तो अच्छा खासा सीट भी आपका है ना। सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ हम आपको बता देते कि इनके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, उसके बाद में हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे बात करेंगे। जैसे यहाँ पे गार्डन अधीक्षक का है। गार्डन अधीक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या हार्टिकल्चर वानिकी में स्नातक होना चाहिए। यानी एग्रीकल्चर में इसके लिए जो वो ग्रेजुएशन कम से कम होना चाहिए। अगला है वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर में मान्यता प्राप्त संस्थान से वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आगे है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। अब सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का अगर आपको फॉर्म इसके लिए भरना होगा तो इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन, है ना। तो ये सभी में डिग्री जो वो होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। सैनिटरी सुपरवाइजर, इसके लिए रखा गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, ये सभी की डिग्री होनी चाहिए। अगला आपका है राजस्व निरीक्षक, है ना। राजस्व निरीक्षक में क्या है कि वैसे अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या फिर सांख्यिकी में स्नातक किया हो। यानी एकमात्र ऐसा सीट है राजस्व निरीक्षक का जो कि कह सकते हैं कि जनरल कैंडिडेट के लिए है, न तो बाकी के वो सब बहुत कम छात्रों के पास में वैसा वो सब डिग्रियां होती है। लेकिन ज़्यादातर भीड़ जो वो यहाँ पे है ना। ज़्यादातर भीड़ यहाँ पे निकल करके आ रहा है राजस्व निरीक्षक को लेकर के, क्योंकि इसमें जो रखा गया है वो दिया गया है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी, यानी आपका या तो कॉमर्स या इकोनॉमिक्स या मैथ या तो फिर स्टैटिक्स, ये सबसे जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है उनके लिए यह फॉर्म जो वो एलिजिबल है, वो फॉर्म को भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके अंत में जो दिया है वो विधि सहायक का है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में स्नातक हो तो वो इस फॉर्म को जो वो भर पाएंगे। बाकी की सारी चीज़ें आपने अच्छे से देख लिया है। थोड़ा सा हम एक बार दिखा देते हैं राजस्व निरीक्षक का जो पोस्ट है ना। इसमें सीटों की संख्या जो वो कुल मिलाकर के कितनी सीटें हैं ये थोड़ा सा हम बता देते हैं, क्योंकि इस पोस्ट के लिए ज़्यादातर लोग इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे अनारक्षित के लिए जो सीटों की संख्या है वो 74 है, पुरुषों के लिए कुल है ना, जिसमें से 4 महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी के अनुसूचित जनजाति के लिए 48 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए 18 है। 15 जो वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए जो वो 18 है। और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 2 के लिए 11 है। ओबीसी 1 के लिए 15 सीटें हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 18 है, एसटी के लिए 48 है, जनरल के लिए 74 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 सीटें इसमें से है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से देख लिया होगा। विधि सहायक की बात करें तो यहाँ पे भी 48 सीट है, तो यहाँ पे भी सीटों की संख्या ठीक ठाक है। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप ये सारे फॉर्म को भर सकते हैं। अब मेन हम बात करते हैं मुद्दे की बात। जो इसमें पेपर 2 का जो सिलेक्शन प्रोसेस था वो लगभग सिलेक्शन प्रोसेस वही है। उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा में है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या दिनांक 25/1/2016 द्वारा यथा निर्धारित है।
25 वर्ष उम्र सीमा जो रखा गया वो अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, यानी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 35 वर्ष जो वो अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है ना। बाकी के दो वर्ष इधर ओबीसी के लिए 2 वर्ष की छूट दी गई है ना। महिलाओं के लिए 38 वर्ष रखा गया है, जबकि एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप में जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो प्रोसेस क्या होगा, है ना। बाकी के सारी चीज़ें तो आप अच्छे से समझ लिए हैं, सब कुछ देख लिए। परीक्षा का स्वरूप क्या होगा तो थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। परीक्षा का स्वरूप जो है वो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि आयोग के द्वारा OMR सीट आधारित परीक्षा ली जाएगी, यानी आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो ऑफलाइन होगा। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। यदि कहता है कि विभिन्न समूहों में, है ना, अगर अलग अलग दिनों में अगर परीक्षा लेने की संभावना बनती है तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की संभावना हो सकती है। अभ्यर्थियों की मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तय किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का स्वरूप जो होगा वो परीक्षा एक चरण में, यानी केवल एक एग्जामिनेशन होने वाला है आपका। परीक्षा में सभी प्रश्न जो वो वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव किस्म का होगा। एक प्रश्न जो वो पूर्ण अंक जो वो 3 होगा, है ना। प्रत्येक सही अंक उत्तर के लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। भाषा विषयों को छोड़कर अन्य विषयों के प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आप जनरल सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यह 3 पत्र होंगे, यहाँ पे 3 पेपर जो कि 3 अलग अलग पालियों में लिया जाएगा, यानी एक ही दिन एग्जामिनेशन होगा लेकिन ये 3 अलग अलग पाली में होगा। पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश ये क्वालिफाइंग के लिए दिया जाता है, जो कि आपको 30% यहाँ पे अंक लाना होता है और 30% ला करके आप क्वालिफाई कर जाइएगा। उसके बाद में आपका पेपर 2 और पेपर 3 का पेपर जो वो चेक होता है। पेपर 2 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लैंग्वेज पेपर के लिए, जहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत, ये सभी भाषाओं में से कोई भी भाषा आप चुन करके रख सकते हैं। जिसमें आप सही हैं, जिसमें आप अच्छे अंक ला सकते हैं, वो पेपर को आप चुनाव कर सकते हैं। उसके बाद में बता दें कि चिन्हित जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ पे एक और रखा गया है, यहाँ पे एक और क्राइटेरिया रखा गया कि कम से कम लैंग्वेज पेपर में 30% आपके अंक जरूर होने चाहिए। मान लेते हैं कि अगर 100 सवाल है तो 100 में से कम 33, है ना, 33-34 प्रश्न आपके कम से कम सही होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद में पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 में दिया है कि तकनीकी विशिष्ट विषय एवं सामान्य ज्ञान की परीक्षा, कुल जिसमें से 150 प्रश्न होगा। परीक्षा की अवधि जो वो 2.5 घंटे का है। तकनीकी विशिष्ट विषय जो होगा, जो जिस सब्जेक्ट से आप संबंधित हैं, तो उसके लिए आपके 100 प्रश्न होंगे। 20 प्रश्न जो वो जनरल जीएस का होगा और 20 जो वो मैथ का प्रश्न होगा और साइंस के 10 प्रश्न होंगे। तो यहाँ से आपके 150 प्रश्न होंगे। तकनीकी विशिष्ट विषय में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। मान लेते हैं कि हम मैथ ऑनर्स अगर हमने किया है और मैथ ऑनर्स से अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो इसके लिए क्या है कि आपको मैथ में पहला कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है ना, 100 में से। उसके अलावे जो लैंग्वेज पेपर अगर आप मान लेते हैं खोटा रखते हैं तो खोटा के लिए क्या है कि आपको यहाँ पे भी 30% अंक कम से कम अनिवार्य है लाना। अगर आप इससे कम लाएंगे तो आप इसके लिए अनएलिजिबल हो जाएंगे, आपका फाइनल मेरिट जो वो नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बाकी के अब आते हैं हम लोग सीधे सिलेबस पे। हम बहुत ज़्यादा सिलेबस की चर्चा तो नहीं करेंगे क्योंकि स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पे खोटा सिलेबस को लेकर के। बाकी के अगर आप कमेंट करेंगे कि अन्य सिलेबस को लेकर के भी हम अगर डिटेल में डिस्कशन करें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर उसका सिलेबस भी हम डिटेल में आपको बता देंगे कि क्या उसमें परिवर्तन हुआ है, क्या नहीं हुआ है ना। बाकी का इसका PDF तो आपको दिया ही जाएगा। अगर आपने फॉर्म को पहले भरा है तो वो सारा चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाद में आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे कि जो म्यूनिसिपल का जो सिलेबस था और CGL का जो सिलेबस था, ये दोनों का सिलेबस जो वो बिल्कुल सेम था, है ना, बिल्कुल हूबहू एकदम सेम टू सेम था, कोई भी परिवर्तन नहीं था। और देखिए CGL का अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन म्यूनिसिपल का जो वो नोटिफिकेशन आ गया है और यहाँ पे जो खोटा का सिलेबस है वो चेंज हो करके आया हुआ है। यानी मान के चलिए कि CGL में भी आपका जो खोटा का सिलेबस है वो आपका बदलेगा और बदल गया है
है ना, ये कन्फर्म हो गया है। बाकी के निर्णय आगे लेना है सबको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब तो बाद की बातें हैं, लेकिन जो सही चीज़ें हैं वो हम आपको बता देते हैं कि सीजीएल का सिलेबस जो वो खोटा में परिवर्तित हो गया है। अब क्या क्या सिलेबस में आपको पढ़ने के लिए दे रखा है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि पहले से सिलेबस बड़ा हुआ है या छोटा हुआ है, ये भी हम लोग नज़र डालेंगे। अगर खोटा सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे पहला खंड जो दे रखा है वो खंड का में व्याकरण दे रखा है, जिसमें से बोला गया कि खोटा भाषा का वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, विशेषण, काल, क्रिया, समास, अव्यय, वाच्य, वाक्य के भेद, विपरीतार्थक शब्द और उनार्थक शब्द। अगर देखा जाए तो व्याकरण में ओवरऑल अगर कहा जाए तो पूरा व्याकरण आपको पढ़ना है। पहले के सिलेबस में क्या था कि कुछ कुछ टॉपिक आपको दे रखा था कि संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है ना, लिंग पढ़ना है, वचन पढ़ना है, इस तरह से कुछ कुछ टॉपिक आपको दे रखा था। उसके बाद में दे रखा था कि आपको कुछ कुछ ऐसे सेलेक्टेड टॉपिक थे, उपसर्ग और प्रत्यय आपको पढ़ना था, मतलब कुछ कुछ वहाँ पे सेलेक्टेड टॉपिक दे रखा था। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो पूरा व्याकरण आपको खोटा का पढ़ना पड़ेगा। अगला खंड जो इसमें दे रखा है वो है पद्य साहित्य का। अगला खंड जो है वो पद्य साहित्य का है। पद्य साहित्य में क्या क्या आता है तो कविता, गीत, ये सभी चीज़ें जो वो पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है, जिसमें खोटा भाषा के लोकगीत दे रखा है पहला में। लोकगीत की परिभाषा, परिचय, खोटा भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण और 10 विविध गीतों का अध्ययन। अब 10 गीत भी आपको दे रखा है, जिसमें से ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पे बांट करके दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है संस्कार गीत आपको पढ़ने हैं, जिसमें से विवाह गीत, सहियारी गीत और छठियारी गीत। विवाह गीत क्या होता है, सहियारी गीत क्या होता है, छठियारी गीत क्या होता है, इसका डिटेल में हम वीडियो लेकर के आएंगे। वहाँ पे सारी चीज़ें एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर देंगे कि किस में और किस गीत का इसमें से क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, है ना, वहाँ पे डिटेल में हम लोग। उसके बाद में पर्व त्यौहार गीत आपको पढ़ना है, जिसमें से करम गीत और सोहराय गीत, ये सभी से संबंधित भी आपको पढ़ने हैं। श्रम गीत फिर पढ़ना है, बाल गीत पढ़ना है, ऋतु गीत पढ़ना है और सामान्य गीत पढ़ना। ये सभी टॉपिक्स आपको यहाँ पे दे रखा है पद्य साहित्य के अंतर्गत में। फिर अगला जो दे रखा है वो दे रखा है शिष्ट साहित्य या शिष्ट गीत या कविताएं। शिष्ट साहित्य में आपको है ना कहानी, कविता, ये सब चीज़ें पढ़ना होता है। तो यहाँ पे क्या कि खोटा भाषा की 10 प्रतिनिधि कविताएं एवं 10 गीत आपको पढ़ना है। 10 कविताएं यहाँ पे जो 10 प्रतिनिधि कविताएं जो दे रखा है वो किसका पढ़ना है। एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह है, उसके आपको शुरुआत के 10 कविता आपको यहाँ पे पढ़ना है। ये दे रखा है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। इसके संपादक संतोष कुमार महतो हैं और इसके प्रथम 10 कविता आपको पढ़ना है। यानी एक पथिया डोंगल महुआ आपका पहला सिलेबस में पहले ये शामिल नहीं था, लेकिन अब इसको जो वो नए सिलेबस में इसको जो वो जोड़ दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको 10 गीत भी दे रखा है। ये 10 गीत आपको पहले नहीं पढ़ना था, ये बिल्कुल नया टॉपिक है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, ये सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। बोने पाकले सैया कोयर, ये दिनेश दिनमणि के द्वारा लिखा गया गीत है, इसको पढ़ना है। सुहान लागे रे, ये शांति भारत की गीत है। कते सुंदर छोटा नागपुर, ये दीपक सवाल के द्वारा लिखा गया गीत है। हामर भारत महान, ये अंबुज कुमार के द्वारा लिखा गया गीत है। फिर है मिली के रहिया, ये प्रदीप कुमार दीपक ने लिखा है। सांझे हासे झींगा फूल, ये महेंद्र नाथ गोस्वामी ने लिखा है। बोन रक्षा जीवन रक्षा, ये अनीता कुमारी ने लिखा है। सेमातिक बौड़ी मेला, ये सुभद्रा कुमारी। जबकि जय माय जननी, ये शिवनाथ परमानी के द्वारा ये 10 गीत आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दे रखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि परिवर्तन नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं, वो बात करेंगे हम लोग गद्य साहित्य की। तीसरा जो खंड ग में दे रखा है वो गद्य साहित्य में दे रखा है। गद्य साहित्य में आपको कहानी, उपन्यास, नाटक, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना होता है गद्य साहित्य में। अब पहला इसमें जो टॉपिक आपको दे रखा है वो है लोक कथा। अब देखिए, पहले तो जो टॉपिक दे रखा था साहित्य की अन्य विधाएं, वो तो पढ़ना था, लेकिन लोक कथा, लोकगीत, ये सब जो चीज़ें वहाँ पे नहीं पढ़ना था। लेकिन देखिए, अब नए टॉपिक में आपको ये भी शामिल कर लिया गया है। खोटा भाषा की 10 लोक कथाएं आपको यहाँ पे दे रखा है पढ़ने के लिए। 7 भाई 1 बहन, धन एक धधैनी, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा, गुदू पुचू रानी और कौआ, गोहायल परब,
बूढ़ी आर ओकर नाती, दो बिहाक दुर्गति, केतकी फूल, लुरगर बेटी छुआ, और 10वां दे रखा है खूटा भीतर चियाँ गोटा। ये 10 टॉपिक आपको यहाँ पे दे रखा है ना। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका शिष्ट कहानी, जो कि खोटा भाषा की 8 आधुनिक कहानियाँ आपको दे रखा है, जिसमें से कौन कौन सी कहानी पढ़ना है? छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे, नावा जिमीदार, उबार, जिंदगी डोबानी, ओद दीदा और हूब। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको केवल 8 कहानी दे रखा है पढ़ने के लिए, जबकि पहले क्या था कि आपको छाहर में 10 कहानी पढ़ना था और सोंध माटी में 10 कहानी पढ़ना था, यानी टोटल पहले 20 कहानी पढ़ना था। लेकिन 20 कहानी को घटा करके यहाँ पे 8 कहानी मात्र आपको अब पढ़ना है। 8 कहानी जो शुरुआत के 4 कहानी दे रखा है, छाहर, बोनेकलोर, हम जियब कैसे और नावा जिमीदार, ये 4 कहानी जो दे रखा है वो छाहर पुस्तक का है ना। ये छाहर पुस्तक से लिखा गया 4 कहानी है, जिसको चितरंजन महतो चित्रा ने लिखा है। जबकि 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां यानी उबार, जिंदगी डोबानी, ओद दीदा और हूब, ये 4 कहानी जो दे रखा है वो सोंध माटी किताब की ये 4 कहानियां हैं। और ये सोंध माटी की 4 कहानी जो वो विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। 10 आपको कहानी अब नहीं पढ़ना है, 10 के जगह पे आपको केवल ये 4 कहानियां आपको पढ़ने हैं। क्लियर हो गया? तो ये 4 कहानी आपको अब नए सिलेबस में आपको पढ़ना होगा, जबकि पहले आपको 4 नाटक पढ़ना था, है ना। 4 नाटक आपको पहले पढ़ने के लिए दे रखा था, डाह, अजगर, चाभी काठी और उद्वासल कर्ण। ये आपको 4 नाटक पहले आपको पढ़ना था, है ना। पहले आपको ये 4 नाटक आपको पढ़ना था, लेकिन अब आपको केवल 1 नाटक पढ़ने के लिए दे रखा है, चाभी काठी, जो कि श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा लिखी गई नाटक है। और इसको केवल अब आपको 1 नाटक आपको पढ़ना है यहाँ से। उसके बाद में आगे हम लोग बात करें साहित्यिक निबंध की, तो यहाँ पे निबंध आपको पढ़ना है। खोटा निबंध का जो 2 निबंध दे रखा है ना, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करम और फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये 2 निबंध आपको अब आगे टॉपिक में आपको पढ़ना है। जबकि 5वां जो सेक्शन दे रखा है वो है निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध, जो कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पांडुरी, ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, ये सारे लेखक के बारे में आपको जो वो यहाँ पे पढ़ना है ना। ये सारे लेखक के साहित्यकार के जीवन परिचय से संबंधित आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ये सारा सिलेबस अब आपको नए सिलेबस में शामिल किया गया है ना। अब नए सिरे से आपको ये सारे सिलेबस को आपको कवर करना होगा। राह तो आसान नहीं होगा, कह सकते हैं कि बिल्कुल ये उतना आसान नहीं होगा जितना आप सोच रहे हैं, है ना। ये काफ़ी कठिन भरा, चुनौती भरा होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि कॉमन टॉपिक क्या क्या है सीजीएल का, तो सीजीएल के कॉमन टॉपिक की बात करें तो खोटा व्याकरण में आपको कुछ टॉपिक नया नया पढ़ना है ना। तो ये तो आपका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अलग नहीं हुआ, ये कॉमन टॉपिक है। उसके बाद में जो कॉमन टॉपिक आपका है वो है, फिर यहाँ पे सीधा आ जाइए आप यहाँ पे शिष्ट कहानी में जो सारा कहानी पढ़ना है वो पहले आप पढ़ चुके हैं। केवल आपको यहाँ से 12 कहानियों को आपको छांट देना है, हटा देना है। अब आपको केवल 8 कहानी पढ़ना है। नाटक आप पहले 4 पढ़े थे तो 4 को आपको नहीं पढ़ना है, अब केवल आपको 1 नाटक पढ़ना है। 3 नाटक को आपको हटा देना है, केवल 1 नाटक आपको पढ़ने हैं, है ना। तो ये कॉमन टॉपिक है। खोटा निबंध आप पहले 12 निबंध पढ़ रहे थे, 12 निबंध अब आपको यहाँ पे नहीं दे करके केवल 2 निबंध यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए दे रखा है ना। एक करम परब और दूसरा है फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता। अब यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक जो नया दे रखा है, साहित्यकारों का परिचय, तो यहाँ पे तो आपको पढ़ना ही था, है ना। तो इनके ऊपर में देखिए यहाँ पे दे रखा है निम्नलिखित खोटा साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर निबंध, है ना। इनके कृतित्व पर निबंध, ये सारा टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पांडुरी, तो पांडुरी जी के बारे में तो आप पढ़े ही हैं, ए.के. झा के बारे में पढ़े हैं, विश्वनाथ दसौंधीराज के बारे में पढ़े हैं, शिवनाथ प्रमाणिक जी के बारे में पढ़े। तो ये 2 केवल आपको विश्वनाथ नागर और श्याम सुंदर महतो श्याम, ये 2 नया टॉपिक है, बाकी की सारी चीज़ें आपको कॉमन मिलेगा। तो कह सकते हैं कि अब आपको ये तय करना है कि पहले से सिलेबस बड़ा हुआ है, छोटा हुआ है, आप कमेंट कीजिएगा। और आगे की राह कितना आसान होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जल्दी हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, और नए तीरे से इसको कंप्लीट डिटेल में हम लोग जो है वो वीडियो लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ अंत तक
जुड़े रहने के लिए।